गुड मॉर्निंग। मैंने कल किसी का एसएमएस नहीं पढ़ा तो मेरा मन खुद ही नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि अगर एसएमएस नहीं पढ़ेंगे तो हम खुद ही दुखी हो जाएंगे, इसलिए आज आपका एसएमएस पढ़ना है मुझे। आपको लगता है कि मेरा क्लास नोट्स और एनसीईआरटी सफिशिएंट है? जितेंद्र, लव यू सर। कमल, लव यू सर, थैंक यू डियर। मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि मैं, आप लोग तो मुझे देख रहे हो, तो कहीं भी किसी मोड़ पर अगर साक्षात्कार हो जाए तो एक बार मुझे जरूर कहना कि मैं आपके क्लास में था, मुझे अच्छा लगेगा। प्रीति, आशीष, प्रतिभा, मोनिका, उमेंद्र, सूरज, किशन, छोटू, छोटू जी, बिहार की धरती से आपको प्रणाम सर। अरे आप आरा के हैं भाई, आरा जिला घर बा, कौन बात के डर बा। ये डायलॉग तो बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है। आपके आरा में एक गांव है, कोइलवर। कोइलवर एक विलेज है जहां पे अभी हमारे अपने कजिन्स वहां गए थे। वहां पे एक महिला विधवा हो गई और उनको खाना नहीं मिल रहा था कोइलवर विलेज में। तो गया से बहुत सारे लोग गए थे उसको मदद करने के लिए। तो कोइलवर अभी न्यूज में भी था। ओके, हाय सर, हम आएंगे आपको मिलने, जरूर आइएगा। अब इतने इसमें आने लगे कि मैं सिवान से हूं सर। मोनिका, निवेदिता, परिधि, छत्तीसगढ़ हूं सर। कभी धर्म तीर्थ राम साहू, कबीर धाम राम साहू। ओके, जूम पे सेशन रखने का क्या फायदा होगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप बताओ। ओके, रूपा, मुजफ्फरपुर, हम भी मिलेंगे आपसे। सब लोग मिलेंगे। दिल्ली में आओगे तो ट्रिप का अनाउंसमेंट करेंगे। और जितने भी लोग, हरियाणा से नमस्कार। वी नाम क्यों छुपाया? हरियाणा का आदमी नाम छुपाता है? वो तो सबसे पहले नाम रखता है। रुचि, एमपी आइएगा। प्रशांत, आज मेरा बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामना प्रशांत, आपको जीवन में सारी खुशियां मिले। गुड मॉर्निंग मजहर, एक शेर भेज दो आज। नीरज, आसिफ नजर नहीं आ रहा है। आसिफ ने एक बार बोला कि सर आपसे बात करनी है। फिर अब देखो, मुझे हर एक लड़के का ख्याल रहता है कि उसने क्यों फिर कॉल नहीं किया। कृष्णा, एकता, जिज्ञासा, कमल, प्रीति, मजहर, मनोहर, प्रेरणा, प्रशांत। प्रशांत के लिए बहुत सारे विशेष आ रहे हैं। खैर, आशीष, काजल, आप कहाँ से हो? कई सारे काजल हैं इस पे तो। श्याम, मनोहर, सपना। दरगाह शरीफ से आपको प्रणाम सर। अवधेश, दरगाह शरीफ कहाँ, अजमेर से हो? अच्छा। गुड्डू, मयंक, अंकित। हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। वाह, प्रशांत जी पेश कर दिए। गालिब जैसा कोई शायर नहीं हुआ। गालिब एक चिंतक है, एक स्वतंत्र चिंतक है। गालिब के हम बहुत बड़े फैन हैं। हजारीबाग, गुड्डू, सुभाष विजय, अलवर से हैं आप। ओके। गिरिराज, विजय, धर्मेंद्र, गोल्डन टेम्पल घूमने आए तो मेरे घर आना प्लीज। जरूर आएंगे। गोल्डन टेम्पल तो घूमने जाएंगे ही जाएंगे। पारुल, नोएडा भी आना। नोएडा में तो हम मॉल का चक्कर लगाते ही रहते हैं। प्रीति, कभी फ्री हैं तो आपसे एक हेल्प चाहिए। आप प्लीज फ्री हैं, आप बताओ। शफीक, गुड मॉर्निंग। हजारीबाग, बन बैठी है जिस्त मेरी मकदम ए गम ए दिल भरने को आ, जराहत वस्ल की खातिर
अरे यार, तुमने इतना खतरनाक उर्दू लिख दी है कि कुछ समझ में नहीं आया। जब हम ही नहीं समझ पाए मजहर, तो बाकी लोग क्या समझेंगे। जबलपुर आइए श्रीकांत, श्री संत कबीर नगर से प्रणाम विजय, शशि, नीरज, सपना मुंबई में भी। ओके, मुंबई में आप हो सपना, स्वप्न नगरी है मुंबई तो। कृष्णा, रूपा, मोनिका, आशीष, नितेश, प्रशांत। अगर वो पूछ लें हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। वाह, खतरनाक सा कुछ है, बाकी समझ में तो आया नहीं मुझे। जरूर आएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, घुमक्कड़ तो हम है ही। और आप लोगों के कोर्स का कंप्लीशन बहुत जल्दी ही होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा कुछ वीडियो क्लासेस डाल देते हैं जो लगातार वीडियोस बना रहे हैं या बना हुआ है। तो आप लोगों का कोर्स तो ख़त्म होना था मई में ही, 30 मई को ही, लेकिन थोड़ा आगे निकल गया कोरोना के कारण, कुछ लोग क्लास नहीं ले पाए। मैहर में दर्शन करने जरूर आइए। रोशन, दिलीप, नीरज, अरविंद, रुचि, मजहर, जिस किसी को खुशियां दी उनके मन माफिक, वही लोग दो पल बात करने का वक्त न दे पाए। अरे बड़ा दर्द है भाई मजहर, ऐसा इतना दर्दिला दुनिया नहीं है यार। कुछ इस दुनिया में उचक्के, मूर्ख, गंवार, उल्लू के पट्टे हैं, मानते हैं, लेकिन दुनिया इतनी सुंदर चीज है, इस दुनिया से बाहर कुछ नहीं है। राजनीतिकरण हो गया है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। प्रशांत लिख रहे हैं भैया की शादी है, तो प्रशांत इनविटेशन भेजना 24 को, देखते हैं अगर हम कहीं आ पाए तो। जौनपुर में भी शैलजा, जौनपुर में रिवर फ्रंट होटल में हम रुके हुए हैं शैलजा। कृष्णा लिख रहे हैं कि सर एथिक्स की क्लास भी दे दीजिए। बिल्कुल देंगे। अरे तुमको ऐसा क्यों लगता है कि बिना क्लास दिए हम, क्लास तो होगी होगी, और बहुत अच्छे टीचर से होगी, बहुत शानदार होगी, उसकी चिंता नहीं करनी है। ग्लेशियल साइकिल क्या होता है ये तो ऑप्शनल का विषय आ जाए। अरे खजुराहो के पास अपना गांव है तीरथ, खजुराहो तो हम आने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली 14 जुलाई को हम खजुराहो होंगे। श्याम, थैंक यू। सुनील, मनोहर मेरा वेटलैंड पे वीडियो देखे। अयोध्या आइए प्रशांत, अयोध्या तो आएंगे ही। अभी अयोध्या में लैंड का एक विवाद चल रहा है, पता नहीं क्या उसकी सच्चाई है। पीटी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मजा आ रहा है। याद रखो कि कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपको 60% मदद करेगा। राजवर्धन जी, अभय सर ने जो गवर्नेंस में क्लासेस ली, आप देखो कि पवन कुमार जैसा टीचर इंग्लिश मीडियम में गवर्नेंस पर 25 क्लास में शानदार क्लास लिया। इंग्लिश मीडियम का भी तो बैच हमारा चला ना, वहां पवन कुमार वो टीचर हैं जिनका स्टूडेंट रैंक 1 था पिछली बार। आप हमारे आके देख सकते हो, हमारे चैनल पे देख सकते हो आकर के। तो ये हमने अभय जी को कितना क्लास दे दिया, 60-70 क्लास तक ही लेते रहे, कथा गाते रहे। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। तुम लोगों को किसी का अगर व्यक्ति का भजन गाना है, तुम लोग के मन में अगर किसी व्यक्ति के लिए जिहाद है, तो तुम लोग अपना समस्या तुम्हारा है, तुम समझो। हम ये पूरा अधिकार रखते हैं कि किसको रखें, किसको हटाएं, किसको लाएं, ये मेरा पूरा अधिकार है। शरद त्रिपाठी जी के बारे में 100 बार कहा सूरज मैंने कि भाई शरद त्रिपाठी को मैंने पैसा भी दिया, पैसा चेक लेकर के गायब हैं। अब हम क्या करें, उनके घर जाके पैर तो नहीं पकड़ सकते हैं ना। और आईआर का कोई महत्व नहीं है बहुत ज्यादा, अखबार पढ़ते रहिए। और आईआर करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, आज पढ़िएगा 2 साल बाद खत्म हो जाएगा। आप लोगों को जो ज्योग्राफी मैपिंग के क्लास में जितना मैंने बताया वो भी काफी है आईआर की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए। अब मन में सिर्फ कोई भावना रख करके और दांत पीसना है तब तो अलग बात है। ये सब आईआर
खन्ना की एक किताब आती है, सब लोग ध्यान से सुनो, खन्ना की एक किताब आती है फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया। तो फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया बाई खन्ना की एक किताब खरीदो, उसको पढ़ो। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आईआर की क्लासेस नहीं करवाई जाएंगी, करवाई जाएंगी, लेकिन शरद त्रिपाठी को पेमेंट जाने के बावजूद वो न किसी का फोन उठा रहे हैं, न किसी का फोन लेते हैं, ऊपर से दोष सब पे मढ़ने का जो काम लोग करते हैं। तो मुझे कोई बात नहीं है, 16 टीचर हमारे पैनल पे थे, इंग्लिश हिंदी पीटी सब मिला करके 24 टीचर का पैनल था नहीं है। और 24 टीचर में अगर 22 टीचर स्टैंड लेता है तो ये बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। और ये बात आप लोग सबको समझना चाहिए और बार बार मुझे समझाने की आवश्यकता न पड़े, ये आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। आशीर्वाद सर ने कोई भी अतिरिक्त क्लास नहीं लिया है। तुम लोगों ने आशीर्वाद सर को भी दुखी किया। आशीर्वाद सर ने साइंस टेक और एनवायरमेंट ही तो लिया है यार। और साइंस टेक और एनवायरमेंट को अगर मिलाओगे तो कितना क्लास होता है वो, बताओ। हिस्ट्री का क्लास जोड़ो कितना हो गया, ज्योग्राफी का क्लास कितना बड़ा हो गया। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्लास तो बड़ा होता ही है अगर कोई न्याय करना चाहे तो, सबसे बड़ा सिलेबस इसी का होता है। तो आप लोग अपने जिद और अहंकार और जो क्रोध तत्व है उससे छोड़ दो ना, जो सच्चाई है उसको देखने की कोशिश करो। आईआर पे हम 1-2 लेक्चर ले लेंगे आपके लिए, आपके ओरिएंटेशन के लिए ले लेंगे। आईआर में मान लो कि भारत और अमेरिका का संबंध है, सब लोग ध्यान से सुनो, हम भी आराम से बैठे हैं, आपका एसएमएस देख रहे हैं। तो आईआर में अगर भारत अमेरिका का संबंध है तो देखा जाता है कि वेयर वी कन्वर्ज वेयर वी डाइवर्ज, आईआर का मूल मंत्र यही है। अगर हम आईआर की बात करेंगे, चलो 5 मिनट तुमसे डिस्कशन कर ही लेते हैं। हमने अपने प्रारंभिक जीवन में एज ए टीचर आईआर और पॉलिटी, जीएस में इन 2 विषयों को बहुत पढ़ाया। उसका कारण क्या था कि लॉ स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस भी एक हमारा पेपर था, तो इसलिए लॉ और पॉलिटिकल साइंस होने के कारण हमने आईआर को, जो तुम आईआर करते रहते हो, ये आईआर है क्या? ये आईआर का एक डायमेंशन ये है कि आपको पढ़ना है इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। एक तो ये करना होता है, इसी को हम लोग संगठन के रूप में सार्क या जो साफ्टा की बात होती है, तो इंडिया एंड इट्स नेबर में क्या होगा, इंडिया के नेबरहुड में कौन कौन से देश हैं। अब जब हम इंडिया और नेबर को पढ़ने जाएंगे तो इसमें देखना चाहिए कि मान लो ये भारत है, इंडिया है, भारत है, और इसके नेबरहुड में मान लो पाकिस्तान है, या तो पाकिस्तान से और भारत के मध्य फ्लो पैटर्न क्या है। फ्लो पैटर्न यानी हम लोगों का पहला क्या देखा जाता है, लिंक क्या है, दूसरा फ्लो क्या है। लिंक में हम लोग देखते हैं कि भाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में दोनों राष्ट्र किस तरह से जुड़े रहे या उनका इथनिसिटी क्या है। और फ्लो में देखते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, कल्चरल टाइप्स क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स, इस तरह मुख्य रूप से ना ये ट्रेड एंड कॉमर्स पे बात अटकती है आईआर में भी। और ये पहले लेवल पे इसी तरह से पढ़ा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब इसके बाद क्या होता है, जो तीसरा होता है वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जियो पॉलिटिकल रिलेशन, भू राजनैतिक संबंध कैसे हैं। समझ गए, भू राजनीतिक संबंध क्या है हमारे। तो भू राजनीतिक संबंध में चूंकि ये नेबर है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सीमा विवाद क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट क्या है,
बाउंड्री डिस्प्यूट क्या है। फिर है रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है। रिवर वाटर, नदी जल, जैसे इंडस वैली का डिस्प्यूट होगा, बाउंड्री डिस्प्यूट, पीओके और बहुत सारा है। फिर हम लोग देखते हैं कि ट्रेड डिस्प्यूट्स क्या है। ट्रेड डिस्प्यूट्स क्या है। तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट, रिवर वाटर डिस्प्यूट और ट्रेड डिस्प्यूट, जनरली 3 होगा। और इसमें एक चीज और हम लोग देखते हैं, जैसे टेररिज्म को देखेंगे। अब टेररिज्म का भी कई फॉर्म होता है। जैसे टेररिज्म का फॉर्म है, एक होता है मिलिटेंट, जैसे खून खराबा वाला जो होगा वो मिलिटेंट टेररिज्म है। एक होता है इकोनॉमिक टेररिज्म, जैसे हवाला ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। तो हवाला ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग। और तीसरा होता है बायोलॉजिकल टेररिज्म भी होता है। इसके अलावा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मान लो नेपाल को ले लेंगे पाकिस्तान की जगह, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी केस बन जाएगा। बायोलॉजिकल टेररिज्म, जैसे मान लो कि चाइना ने बायोलॉजिकल टेररिज्म फैला दिया पूरी दुनिया में। पहले एंथ्रेक्स के माध्यम से बायोलॉजिकल टेररिज्म हुआ था, जंगल में आग आतंकवादी लगा देते हैं, या लोकस्ट, जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रास हॉपर का जो झुंड आता है, कई बार पाकिस्तान की तरफ से आता है। तो एक तरह का बायोलॉजिकल टेररिज्म का फॉर्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी इंपॉर्टेंट होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इकोनॉमिक टेररिज्म है। मिलिटेंट टेररिज्म तो हम लोग रोज कश्मीर में देख रहे हैं, है ना। लेकिन ये बायोलॉजिकल टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारे, इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो और समझो। अगर तुम इस स्ट्रक्चर को समझ रहे हो और अपने नोट्स को अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, अगर आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में इतने चीजों को अगर आप देखते हो, समझते हो, हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में जाना है। अब हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में जाओगे तो 1947 से लेके जितने वॉर हुए उसका थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए। हमारा इंडस रिवर ट्रीटी हुआ, उसके विषय में भी जानना चाहिए। फ्लो में, ट्रेड एंड कॉमर्स में जानना चाहिए कि हम क्या उसको एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं। कल्चरल टाइप्स और स्पोर्ट्स का क्या रोल हो सकता है। बहुत डिटेल नहीं होना चाहिए, लेकिन सबके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर, फिर जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ क्या है, और फिर जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप में मैंने आपको भी स्ट्रक्चर दे दिया कि टेररिज्म को कॉन्टेक्स्ट में रखना है, बाउंड्री डिस्प्यूट है उसके साथ, रिवर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट है, ट्रेड डिस्प्यूट है। अब जियोपॉलिटिकल में एक चीज और होता है, ये होता है रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन का मतलब हुआ कि जो, जैसे सार्क है, साफ्टा है, तो साफ्टा में पाकिस्तान अड़चन उत्पन्न करता है। WTO में मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला है। तो रीजनल कोऑपरेशन के नाम पे भारत और पाकिस्तान के बीच में कहां कहां हम लोगों का कॉन्ट्राडिक्शंस है, विरोधाभास कहां कहां पर उत्पन्न हो रहा है। ये सारे विरोधाभास को पढ़ना पड़ता है IR के अंतर में। तो रीजनल कोऑपरेशन में अगर इंडिया पाकिस्तान में हम जाएंगे तो वहां पे साफ्टा का मुद्दा आ जाएगा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का मुद्दा आ जाएगा, ट्रेड टैरिफ वगैरह का मुद्दा आ जाएगा, WTO के कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा ये सब। तो आपको ये सब चीजों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर अगर आप समझते हो, अब इसके बाद रीजनल कोऑपरेशन हो गया। अब रीजनल कोऑपरेशन के बाद इसमें एक और है, इसमें फिर एक और टैग हम लगा रहे हैं, वो है इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस, जिसमें आएगा
साइंस एंड टेक में कोऑपरेशन, साइंस एंड टेक में हम लोग एक दूसरे का कितना सहयोग कर रहे हैं। अब ये पाकिस्तान से तो कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका से ये सब शुरू हो जाएगा कि भाई साइंस टेक में क्या, डिफेंस टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल रिलेशनशिप का एक पार्ट होता है। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है जिसको आपको समझना है। अब मुझे ये बताओ कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में आईआर विषय को अगर पढ़ा जाएगा तो उसमें इतने डायमेंशंस बनते हैं। अब ये डायमेंशंस को मैंने खोल करके रख दिया। आप न्यूज़पेपर में अगर एक काम करो कि आप एक डायरी बनाओ, आप लोगों से प्रार्थना है हमारी कि आप एक डायरी बनाओ और आप किसी भी टीचर से ज्यादा बढ़िया नोट्स खुद बनाओगे, ज्यादा ताकतवर खुद को फील करोगे। मैंने बार बार कहा कि हम आपको फिशिंग का टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं। अगर आप हमसे जुड़े थे तो मैंने कोशिश किया कि आपको फिशिंग टेक्नोलॉजी दे। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को सिखाते हैं, उसको रटने की कोशिश नहीं करवाते हैं। और जब भी हम जीएस भी पढ़ाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो खुद से भी काम करके आगे बढ़े, क्योंकि 1 साल का कराया हुआ कोर्स तीसरे साल काम नहीं आएगा। तुम्हारे ट्रेडिशनल चीजें रह जाएंगी लेकिन काम नहीं आएगा। तो बच्चा जब तक स्टूडेंट सीखता नहीं है कि मुझे एक्चुअली करना क्या था, दिशा क्या थी, संरचना क्या थी पढ़ने की, विधियां क्या थी पढ़ने की, मनोविज्ञान कैसा होगा मेरा, तब तक वो बच्चा आईएएस नहीं बन सकता है। तो उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए मैं क्या कहूं जो बैठ करके सोचते हैं कि हमको फैक्ट्स दे दो, मटेरियल दे दो, सब दे दो तो हम गाली नहीं देंगे। अब इस तरह का जो एक मास जुड़ जाता है जो बिल्कुल गंवार है, जिसको हमारी बातें समझ में ही नहीं आती हैं, जिसको अपने ही जो 50 लड़का का ग्रुप बना करके उसी संस्कृति में उसको जीना है, जिसके जीवन का पैटर्न ही यही है कि कैसे बुराई किया जाए, कैसे टांग खींचा जाए, कैसे दुर्दशा की जाए दूसरे लोगों की, किसी अच्छे प्रयास को भी कैसे खत्म किया जाए। तो उन लोगों के लिए तो भाई हम तो नहीं बने हैं, बिल्कुल हमारा तो बिल्कुल नहीं पटेगा उन लोगों से। तो आप देखो कि मैंने जो स्ट्रक्चर बना दिया, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो और इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो कि आईआर में क्या करना है। एक इंडो पाक के कॉन्टेक्स्ट में इतना कुछ हो सकता है। अब आपको क्या करना है कि एक डायरी बनानी है। आप सभी लोगों को एक डायरी बनानी है। अब इस डायरी में क्या करना है, डायरी में आपको बनाना है, एक डायरी बनेगी आपकी आईआर एंड करंट, क्योंकि आईआर करंट से ही संबंधित होता है। एक डायरी आपकी स्वतंत्र बनेगी जिसमें आप लिखोगे सोशल इश्यूज, जिसमें आप सोशल इश्यूज को आप अलग से लिखोगे। दो डायरी आपको बनानी है। अब मान लो कि सोशल इश्यूज है, चलो यहां पहले आईआर में दिखाते हैं। तो आईआर में कितने टॉपिक्स हो सकते हैं हम लोग देखते हैं। तो एक इसमें मेन टॉपिक होता है इंडिया एंड नेबर, या तो इंडिया एंड नेबर से पूछेगा या इंडिया एंड डेवलप्ड वर्ल्ड, इंडिया एंड डेवलप्ड वर्ल्ड जो विकसित राष्ट्र हैं उनसे, या इंडिया एंड रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इससे होता है। इंडिया एंड नेबर तुम समझ गए कि एक तरफ हम इंडिया को रख लेंगे, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, छोड़ना नहीं मालदीव को, बड़ा भारत का एक फेवरेट जगह है, श्रीलंका। कौन रह गया, बांग्लादेश, नेपाल से भूटान हो ही गया, कौन रह गया। इसी में हम लोग अफगानिस्तान को भी रख लेते हैं, है ना। अफगानिस्तान को साउथ एशिया में, नेवर तो हमारा थोड़ा सा है लेकिन पीओके में चला गया है, लेकिन हमारे मैप से जाओगे तो अफगानिस्तान की सीमा भारत से सटती है। तो हमारे मैप से, भारत के मैप से ये हमारा कंट्रीज है। तुम अपने हिसाब से इसको देख लो। चाइना भी इसमें इंक्लूड करना है, चाइना की सीमा भी सटती है, वो साउथ एशिया नहीं है लेकिन चाइना भी इसमें आएगा। और यहां पे जाओगे, जैसे इसमें हम लोग इंडिया एंड डेवलप्ड वर्ल्ड में आएंगे, तो इसमें क्या होगा, तो इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड जर्मनी, इंडिया एंड यूके,
ऐसे थोड़ी पूछता है कि इंडिया एंड रवांडा, ऐसे पूछता है क्या कभी? इंडिया एंड अंगोला? नहीं, कभी नहीं पूछता है। तो डेवलप्ड वर्ल्ड से रिलेशनशिप को देखा जाता है। तो इंडिया एंड रसिया इस तरह से रख सकते हो। यहां चूंकि चाइना हमने यहां ले लिया है तो चाइना यहां भी ले सकते हो कि चाइना ले लिया। फिर वही यूएसए, यूके, जो भी डेवलप्ड वर्ल्ड के कंट्रीज हैं वहां पे हम लोग ले सकते हैं। फिर इंडिया एंड रीजनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल कोऑपरेशन में कौन कौन सी संस्थाएं बनी हुई है, भारत का उससे क्या संबंध होगा। तो इंडिया एंड आसियान, समझ में आ रहा है? इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, नाटो, इस तरह से पढ़ा जाता है। अफ्रीकन यूनियन, ओपेक, ओईसीडी, इस तरह से। शांघाई कोऑपरेशन, एससीओ, ऐसे पढ़ो ना। ब्रिस्क, बिम्स्टेक, ऐसे पढ़ा जाता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन से देश हैं, उनकी क्या नीतियां हैं, क्या लक्ष्य हैं, क्या गोल हैं, वहां संसाधन कौन से हैं और उनके साथ रिलेशनशिप से भारत को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, है ना? इसको समझना होता है। तो ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा आईआर का। अब आप लोग अगर नोट्स बना लो और हर पेज पे 2 पेज 3 पेज छोड़ो और एक टाइटल लिखो। पहला पेज इंडो यूएस, 3 पेज छोड़ दो। दूसरा पेज इंडो चाइना, 3 पेज छोड़ दो। इंडो पाकिस्तान, 3 पेज छोड़ दो। अब जब भी न्यूज़पेपर में, अखबार में, मैगजीन में कोई भी घटनाक्रम आए, कोई भी आर्टिकल आए, तो वहां से 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन निकाल करके अपने नोट्स में लिखना शुरू करो। और ये ऐसा नोट्स होता है जो कि कम से कम निरंतरता के साथ 2 साल, 3 साल लगातार बनते रहेगा तुम्हारा नोट्स। मैगजीन से लिखो अगर अखबार से मिस कर जाते हो तो, लेकिन लिखो। लिखना एक बहुत अच्छी आदत है और जो आप लिखोगे वो सब तुम्हारा होगा। जो सुनोगे वो कहानी होती है। लिखने से वो शब्द चित्र मानस पटल पे अंकित हो जाते हैं, याद होता है, मेमोराइजेशन होता है, एग्जामिनेशन में वो शब्द याद आते हैं, वो पैराग्राफ याद आता है। दिल से हमारी कही गई बातों का उपहास मत उड़ाना। अगर उपहास उड़ाओगे तो तुमको वैसे भी जिंदगी में कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि तुम लोगों के हित में बात कर रहे हैं और कोई इसमें कोई व्यापार या कोई क्या आजकल जो चल रहा है सब कुछ, उसका कुछ भी इनपुट नहीं है। आप इसको समझो कि आप कैसे इसको इनबिल्ड कर सकते हैं। कौन टीचर आएगा तुम्हारा पढ़ाने वाला जो इतनी गहराई से इतना पढ़ाएगा तुमको? क्यों पढ़े हुए हो एक छोटे से चीज के लिए? और हम वो करवा रहे हैं, लेकिन कोई तुम अपूर्ण फील करोगे अगर हम तुमको एक दिन आईआर किसी एक कंट्री पे पढ़। चलो बैटरी चली गई थी, लेकिन फिर दोबारा समझाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपको कम से कम 2-3 साल का समय लगता है, तो नोट्स को तैयार करने की कोशिश करो। समझ गए? नोट्स को तैयार करने की कोशिश करोगे तो अपने आप ही सारे प्रश्न धीरे धीरे करके आप सॉल्व करने लगोगे। और आईआर की जो शब्दावली है, आईआर के जो शब्दावली होते हैं वो न्यूज़पेपर में ही होते हैं, मैगजीन्स में ही होते हैं। अब इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आईआर का?
तो एक तो मैंने आपको बताया कि भाई खन्ना की एक किताब आती है, फॉरेन पॉलिसी पे किताब आती है खन्ना की। अब जब हम ये कह रहे हैं कि खन्ना वाली किताब पढ़नी है, जेएनयू के प्रोफेसर रहे, यूपीएससी बोर्ड में गए, तो आप लोग जिद मत करना। मैंने भी पुष्पेश पंत का नाम सुना है, जाना है, मिला है, साथ में रहे हैं, साथ में वर्कशॉप किया हुआ है। हम फारिया जी को भी जानते हैं, लेकिन आपको क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? अब आप हमसे बहस करेंगे ये अच्छा है वो अच्छा है, तो आप करिए। हम तो उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो कि सुनते हैं हमारी या समझते हैं बातों को। तो आप खन्ना वाली फॉरेन पॉलिसी की किताब एक ले सकते हैं। उसके बाद आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद आए। वैसे मेरे ख्याल से तो इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू न्यूज़पेपर ही ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और तीसरा जो है वो है मेरा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ये मैगजीन आती है इंग्लिश में। तो इस मैगजीन को पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, इसके टाइटल्स को कम से कम देखो। चलो तुम कोशिश करो कि तुम जो भी उपलब्ध मटेरियल है उसी को, अब क्या है तुमको हम साफ बताते हैं कि आईआर पर जो मटेरियल्स जनरली पब्लिश किए जा रहे हैं हिंदी माध्यम के बड़े बड़े संस्थाओं जो नाम एडवर्टीजमेंट पे कर चुके हैं, ये लोग आईआर में सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। पीछे क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये घटनाक्रम में जा रहे हैं। ये घटनाक्रम में जाने से फायदा नहीं होगा। घटनाक्रम से तुमको फैक्ट्स मिलेगा, आनंद आएगा कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जब आप प्रश्न को यूपीएससी का देखने लगोगे तो लगेगा कि बैकग्राउंड नहीं पूछ रहा है, आगे का पूछ रहा है, भविष्य का पूछ रहा है। तो भविष्य का जब पूछ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं भारत के फॉरेन पॉलिसी को समझना होता है कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में, भारत अमेरिका के बीच के संबंधों में आखिर समस्याएं कहां हैं, भू राजनीति के कौन से तत्व कार्य कर रहे हैं, यह समझना होगा। तो पता चलेगा कि एनपीटी, सीटीबीटी, डब्ल्यूटीओ, इस तरह के इश्यूज हैं। तो इसमें इसको समझने के लिए ये फॉरेन पॉलिसी को समझना होता है कि भारत ने फॉरेन पॉलिसी क्या बना रखी है अमेरिका के लिए, क्या बना रखी है पाकिस्तान के लिए। तो खन्ना की किताब में फॉरेन पॉलिसीज भी दिया हुआ है, और इसीलिए हम आईआर का बुक नहीं आपको पढ़ने कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप फॉरेन पॉलिसी वाली किताब पढ़िए। तो फॉरेन पॉलिसी पढ़िएगा तो आईआर का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल हमारे भारत और यूएस के रिलेशनशिप के बीच में जो मंत्र है, जो आधार है, वो आप समझ जाओगे। पंचशील क्या है, ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हो गया कि नेहरू जी का पंचशील क्या था, लेकिन आपको जानना चाहिए कि पंचशील क्या था। ओके, हमारी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? लिख करके भेजो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? क्या वीडियो अटक गया? अच्छा, ऑल ओके ओके ओके, आ रही है। ओके, आ रही है, थैंक यू। अब मुझे ये बताओ कि आईआर का ये जो डायमेंशन मैंने आपको दिया, ये आपको समझना है और सीखना है। दूसरा है सोशल इश्यूज पे, कि सामाजिक मुद्दों पर क्या करना चाहिए। तो सोशल इश्यूज पे आप जाओगे तो इसमें एक किताब आती है राम आहूजा की। राम आहूजा की एक किताब आती है जिस किताब में जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उनका वर्णन किया हुआ है। तो एक पृष्ठभूमि तो तैयार करेगा ना, बाकी तो आपको न्यूज़पेपर्स में ही पढ़ने होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि भाई सामाजिक मुद्दे हैं क्या। लेकिन आज हम आईआर पे ही सीमित रखते हैं, क्योंकि आपको ज्योग्राफी भी पढ़ानी है। तो आईआर का जो डायमेंशन है, मुझे जल्दी से बताओ कितने लोग, कितने स्टूडेंट आईआर पे इस तरह का काम करने वाले हैं,
और IR पे आपकी क्लास करवाई जाएगी। बताओ कितने लोगों के समझ में आ गया? कोर्स कंप्लीट कब तक हो जाएगा उसकी चिंता में मत मरिए। 30-35 दिन में हो जाएगा। कुछ वीडियो क्लासेस डालेंगे, लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको IR पे दिया, ये आपके समझ में आना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक और चीज ऐड करते हैं। मान लो कि हम लोग लेते हैं भारत और अमेरिका को, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं इंडो यूएसए रिलेशनशिप को। तो अगर इंडो यूएसए रिलेशनशिप को लिया जाएगा तो इसमें हम लोगों को देखना चाहिए कि पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंसेस, where we converge, and points of divergences, यानी कहां हम लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग मतलब कहां डाइवर्ज करते हैं और कहां हम लोग कन्वर्ज करते हैं। यानी कि हम लोगों के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो हम लोगों को बांधती है, अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत करती है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। कौन से सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहे हैं और कौन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहे हैं? कौन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहे हैं, यानी कौन सी वो शक्तियां हैं जो भारत और यूएस को दोनों को पृथक करती हैं, दोनों का विचार नहीं मिलता है, दोनों अलग अलग राह पे निकल जाता है। तो डाइवर्जेंसेस कहां कहां है, कन्वर्जेंसेस कहां कहां पे है। अब कन्वर्जेंसेस में जाओगे तो दोनों ही सेकुलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र हैं, लार्जेस्ट जीडीपी इकोनॉमी है, लार्जेस्ट मार्केट्स हैं। देन इन्वायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज पे ध्यान से लिखना, हम तो बस रगड़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पे, टेररिज्म पे हम लोग किस तरह से एक इन्वायरमेंटल इश्यूज पे हम लोग कैसे कन्वर्ज करते हैं, इसकी विवेचना करनी है। और डाइवर्जेंस हम लोग देखेंगे तो CTBT, NPT कैसे डाइवर्ज कर रहे हैं। जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का मुद्दा है उस पे हम लोग कहां कहां डाइवर्ज कर रहे हैं। फिर WTO के मुद्दे पे कहां कहां डाइवर्ज कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान और वेस्ट एशियन क्राइसिस, पाकिस्तान के मुद्दे पे, वेस्ट एशियन क्राइसिस के मुद्दे पे हम लोग कहां कहां डाइवर्ज कर रहे हैं। तो अगर इंडो यूएस रिलेशनशिप को आपको चेक करना है, देखना है, समझना है, लिखना है, उसका विस्तार करना है, तो आपका ये एक बहुत अच्छा मेथड है कि किसी भी देश को रख दो, इंडो पाक, इंडिया और पाकिस्तान को लिख लो, कहां कहां कन्वर्ज कर रहे हैं, कहां कहां डाइवर्ज कर रहे हैं। तो ये एक लिखने, जब भी आप उत्तर लिखोगे, आंसर राइटिंग जब भी आप करोगे, आंसर राइटिंग पे जब आप जाओगे तो आपको किसी भी अंतरराष्ट्रीय संबंध में आपको 2 A और B, 2 चीजों का बड़ा ध्यान रखना होता है। वेयर वी कन्वर्ज, वेयर वी डाइवर्ज। चाइना पे कन्वर्ज, पाकिस्तान पे डाइवर्ज। शफीक,
अब एक बेचारी लिख रहे हैं कि इकोनॉमी का क्लास होगा ना सर, प्लीज बताइए सर। क्या कहें, सुंदरकांड पढ़ा रहे हैं, ये बेचारी का दिमाग कहीं और लगा हुआ है, जबकि ये वो हैं जो मुझे बहुत मानते हैं। तो हम इनके लिखे हुए बात में ये नहीं देख रहे हैं कि एक मुझे, इनकी चिंता तो देखिए। इनका वही हाल है कि भोज में बैठ करके, ब्रह्मभोज में 100 पूड़ी दबा दिए, 50 लड्डू खा लिए, अब अंत में 1 चम्मच घी मिलेगा कि नहीं, ये बेचारी परेशान है कि वो अंतिम में जो 1 चम्मच घी था वो मिला कि नहीं। बहुत अजीब हाल है तुम लोगों का। मुझे लगता है कि पढ़ने का कल्चर जो होता है ना, वो कुछ लोगों को पढ़ने का, डिसिप्लिन का कल्चर, कौन सा प्रश्न कब पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कैसे पूछा जाए, ऐसा कुछ वो है ही नहीं। हाँ वही, पापड़ मिलेगा कि नहीं। सही सही बोले तुम। कुछ लड़का तो बहुत स्मार्ट आया इस बैच में। देखो, एसएमएस से भी हम इतना समझ लेते हैं कि एनर्जी कहाँ है, उत्साह कहाँ है, खुशी कहाँ है, ये तो पता चल ही जाता है। सारा भोजन करके और बेचारे अभी पापड़ के लिए परेशान है कि पापड़ अभी कहाँ आया है। हाँ, अंतिम पान मसाला के लिए परेशान है, वही हाल है। अब इनको समझाओ तो, सॉरी सर, सॉरी नहीं फील करना है, भेजे में डालना है बात। आपके ही माँ बाप अगर आपके बारे में पूछते रहे कि बेटा कैसा हुआ परीक्षा, क्या हुआ, तो क्या आपको बीच में पूछना चाहिए कि रात का खाना क्या दोगे? तो आप लोगों को इतना तो अकल होना चाहिए ना कि क्या कब क्या पूछा जाए। ऐसे ही कुछ भी पागल की तरह हम आईआर में लगे हुए हैं, आपके चलते हम डेविएट हो गए। देखो कहां से कहां डिस्कशन चला गया। इसीलिए एसएमएस नहीं देखना चाहते हैं। वही, अब हम देखे हैं ना, उत्तर प्रदेश बिहार में भोज खाने जाते हैं, हम भी जाते हैं भोज खाने, तो वहां के लोगों को देखते हैं कि भर पेट खाया, एकदम उड़ा उड़ा के खाया, आधा खाया आधा फेंक दिया। सब राजा जमींदार की तरह बिहेव हो रहा है वहां पे। ये भी नहीं सोच रहा है कि बर्बाद करके खा के बाहर निकलते हुए बोलते हैं, अरे भैया सब तो ठीक था लेकिन वो गुटखा नहीं दिया। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, 100 में 10 ही लोग हैं इस प्रजाति के। अब हमने यूपी बिहार का नाम इस लिया क्योंकि भैया जहां जन्म लिया आदमी, जहां देखा वहीं की बात करेगा ना। हम कहां से लंदन की बात करें, हम कहां से अन्य देशों की प्रांतों की बात करें। तो जो मैंने देखा जहां, वहां की बात। तो मैंने अगर कहा कि यहां मैंने देखा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग बड़े अच्छे हैं, ना ना ना, ये मैंने नहीं कहा। हाँ, अरे भाई हमने तो देखा है कि भोज शुरू हुआ, हम गए हुए थे झारखंड, हजारीबाग, शादी में हमारे दोस्त के बहन की शादी थी। तो दोस्त के बहन की शादी है तो समझो अपनी बहन की शादी है। दोस्त परेशान है तो हम भी परेशान हैं, उसके साथ भाग दौड़ कर रहे हैं। और जिस दिन बारात आई उस दिन मुझे दे दिया गया आइसक्रीम वाला जो टेबल होता है ना, उसके संरक्षण के लिए मुझे खड़ा किया गया। हम खड़े हो गए। अब हमने तो ये सोचा कि भोज जब शुरू होगा तो उसके अंत में आइसक्रीम लोग खाएंगे। वहां तो सबसे पहले वही भीड़ लगनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा अब क्या करें, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है शुरू कर दो, और क्या, लोग खाएंगे ही। अब लोग ऐसा धक्का मुक्की किए कि उधर से 50 लोग टेबल पे धक्का दे रहे हैं, पूरा टेबल हमारी तरफ गिरने वाला है। इधर से हम और 2-3 लोग टेबल संभाले हुए हैं, सच बता रहे हैं तुमको। और उसके बाद जब हमारी ताकत खत्म हो गई, मतलब खत्म ही हो गई कुछ सेकंड्स में उस भीड़ के आगे, तो हम चुपचाप पीछे भाग लिए। अब पूरा टेबल और आइसक्रीम लेकर के 20-30-40 आदमी एक दूसरे में घुस गए टेबल के अंदर।
क्या बोलूं, बोल के कोई खुशी तो नहीं हो रही है, लेकिन चलो छोड़ो ये सब। वो एग्जैक्टली हजारीबाग नहीं था, वो उस जगह का नाम था कोडरमा। वो एग्जैक्ट हजारीबाग नहीं था, कोडरमा था। और उसमें जो आइसक्रीम के लिए नीचे गिरे हुए व्यक्ति थे, जो नीचे से चिल्ला रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उनको जब खींच के हमने निकाला बाहर, तो पता चला कि उस एरिया के वो एक पुलिस, छोटे ही अधिकारी थे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी थे, एसएचओ जैसे थे। उनके वाह बढ़िया है भाई। चलो लीव, चलो के आओ, ज्योग्राफी पे आओ। ज्योग्राफी में मैंने कल क्या पढ़ाया था, मुझे थोड़ा याद कराओ। झुमरी तिलैया। कल आप लोगों को हम सोशल इश्यूज पे भी कुछ बताएंगे। बघेलखंड करवाया था, ओके। अब चलिए और आपको दिखाते हैं देखो तो अब दिखाते हैं आपको। ये था हमारा क्षेत्र नंबर 1, ये था हमारा 2 जो भी था, ये हमारा 3 था। अब आइए 4 पे। तो रीजन नंबर 4 क्या था हमारा? 4 हमारा था साउथ सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स। साउथ सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स है। लिखो यह नर्मदा एवं तापी भ्रंश रेखा के मध्य है। भ्रंश रेखा के मध्य है। इन्हें सतपुरा श्रेणी कहते हैं, जिसमें 7 पहाड़ियां हैं। सतपुरा श्रेणी कहते हैं जिसमें 7 पहाड़ियां हैं।
नाम लिख रहे हैं राजपीपला। राजपीपला गुजरात में है। गाविलगढ़, राजपीपला गाविलगढ़ मैपिंग में करवाया था। फिर तीसरा है सतपुरा, चौथा है महादेव, फिर है मैकाल, फिर है अमरकंटक, मैकाल अमरकंटक, फिर है बहमानगढ़। बहमानगढ़। अब लिखिए, यह एक पुरातन वलित पर्वत है। यह एक पुरातन वलित पर्वत है जिसकी उत्पत्ति 1.7 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। पुरातन वलित पर्वत है। हमारे किसी भी फैक्ट को गलत करने या काटने की कोशिश मत करना, पछताओगे। मुझे सब पता है कि नोट्स में और क्या क्या लिखा रहता है कहीं कहीं। तो यह पुरातन वलित पर्वत है। यह पुरातन वलित पर्वत है 1.7 बिलियन वर्ष पूर्व। और लिखो, इसमें मुख्य चट्टानें शिस्ट और क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, ये सब चट्टानें हैं इसमें। आगे लिखिए, नर्मदा एवं तापी के भ्रंश बनने के कारण इसकी संरचना कगारनुमा है, स्कारपलैंड कगारनुमा है। अतः इसे ब्लॉक पर्वत के श्रेणी में भी रखा जाता है। ब्लॉक पर्वत की श्रेणी में भी रखा जाता है। लेकिन वास्तव में है क्या ये वलित पर्वत है। वास्तव में ये वलित पर्वत है। फिर लिखिए, उच्चतम शिखर धूपगढ़ जो पचमढ़ी में है। धूपगढ़ पचमढ़ी में है, उच्चतम शिखर है। और महादेव हिल्स में है। महादेव हिल्स में यहां पर धुआंधार फॉल्स, मैंने बताया था मैपिंग में भी, धुआंधार फॉल्स, मार्बल रॉक, जबलपुर बहुत प्रसिद्ध है। बहुत प्रसिद्ध है। फिर लिख दो, बैतूल की पहाड़ियों से तापी नदी निकलती है। बैतूल से तापी नदी निकलती है।
और अमरकंटक ग्रेनाइट का बना हुआ है। अमरकंटक अमरकंटक ग्रेनाइट का बना हुआ है, जो कई नदियों का स्रोत है। जो कई नदियों का स्रोत है। जैसे नर्मदा, सोन, महानदी, वर्धा, वैनगंगा, पेनगंगा, बहुत सारी नदियों का स्रोत है अमरकंटक। अब लिखो इस क्षेत्र में कुल वर्षा इस क्षेत्र में कुल वर्षा 90 से 100 सेंटीमीटर है। वर्षा है 90 से 100। सर्वाधिक वर्षा अमरकंटक। सर्वाधिक वर्षा अमरकंटक पर होती है। क्यों होती है वो हम मॉनसून में आपको बता देंगे। तो ये फिर यहां का वनस्पति क्या है। तो वनस्पति में आप लिखिए कि इसका वनस्पति है शुष्क पर्णपाती। आपने सतपुरा के घने जंगल वाली कविता भी पढ़ी होगी। तो वनस्पति है शुष्क पर्णपाती। मृदा है यहां पर काली, क्योंकि दक्कन लावा सतपुरा पर फैला हुआ है। दक्कन लावा सतपुरा पर फैला हुआ है। यह है साउथ सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स। अब आइए रीजन नंबर 5। और अगर यहां मान लो कि रीजन नंबर 4 में तुम अगर कृषि प्रणाली को देखना चाहोगे, तो कृषि प्रणाली में यहां तुमको मिलेगा कॉटन, ज्वार। कॉटन और ज्वार का क्षेत्र है ये। इसके अलावा वो ऑब्वियसली दलहन, तिलहन बहुत प्रसिद्ध है। तिलहन में टिक मार कर दो। मुख्य रूप से कृषि यही है। ओके, अब आइए रीजन नंबर 5।
अभी कगारनुमा स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, इधर नर्मदा का फॉल्ट है, इधर तापी का फॉल्ट है। तो यहां पे नर्मदा है, यहां पर तापी है, और इस तरह से सतपुरा इस तरह से बना हुआ है, तब कगारनुमा संरचना दिखता है। अब आइए रीजन नंबर 5 में लिखिए दक्कन प्रदेश। नोट्स जो आपको पीडीएफ मिल रहा है वो लगातार टॉपिक वाइज अब दिया जा रहा है, क्योंकि जो पिछले 2 महीने में संकट आया, ऑफिस बंद हो गए, उसके कारण तो आप लोग जैसे मान लो बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक चला गया साइंस टेक में, है ना, देखा मैंने। तो ये जो साइंस टेक में चला गया तो ये हमारे कर्मचारी की गलती हो सकती है। तो इस पे इतना एजिटेट होने की, आक्रोशित होने की क्या जरूरत है? आपको तो अकल है ना, हमारे कर्मचारी तो गलती कर दिया। अब आपको क्या करना है कि साइंस टेक से हटा करके उसको इन्वायरमेंट का नोट्स बनाना है। इतनी बुद्धिमत्ता तो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट से, जो जिसको हम लोगों ने अब तक कम से कम 1200 घंटे पढ़ा दिए, हिस्ट्री में इंग्लिश का पीडीएफ आ गया है, ये भी मुझे कल पता चला। तो उसका भी कॉम्पनसेशन किया जा रहा है। आपको हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आप इन चीजों को हमारे ऑफिस में कॉल करके बताइए। करियर विल पे बताएंगे तो वो लोग भी हम लोग को ही ट्रांसफर करते हैं। वहां बताने से क्या ही फायदा होगा, यहां बताइए तो यहां से पता चलेगा। नोट्स इंग्लिश वाले चले गए हैं आपके पास, तो आप मजा लो ना, हिंदी वाला भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा। अच्छी बात है, बुराई तो है नहीं, हिंदी वाला भी मिलेगा। कल ही हमने मीटिंग रखी थी, उसमें हमने देखा है कि देखो ये अभी हमारे मीटिंग का पेपर भी यहीं पड़ा हुआ है, देख लो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसको ध्यान से देखो। तो इंग्लिश मीडियम बैच और हिंदी मीडियम बैच दोनों में क्या क्या मटेरियल जा रहा है और क्या क्या हो रहा है, कल भी हमने मीटिंग रखी थी। आशीर्वाद सर साइंस टेक का नोट नहीं देंगे, हम आपके लिए साइंस टेक का एनवायरमेंट का नोट्स बनवा रहे हैं। 30 तारीख तक सब मिल जाएगा। बहुत बुरा लगता है जब तुम लोग घबराहट में कुछ से कुछ लिखना शुरू कर देते हो, तो जो अच्छा प्रयास है ना उसमें भी टूटता है। विश्वास रखो। और एक बात सुन लो ध्यान से, अगर आज का आज, अभी का अभी भी कोर्स खत्म हो जाता है और दुनिया में मेरी मृत्यु हो जाए, अकाल हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, तब भी तुमको इतना 95% चीजें मिल चुकी है कि तुम्हें खुश रहना चाहिए। इसलिए चलो, बाकी तो तुम्हारी फितरत का पता नहीं मीनिंग, लेकिन यूज करने तो आता ही है। चलो, ऑल राइट। 5वां है दक्कन। अब दक्कन में 3 कॉन्सेप्ट है। एक होता है दक्कन प्रदेश, एक होता है दक्कन ट्रैप,
एक होता है दक्कन पठार। जब तक आप इन तीनों शब्द का अंतर नहीं समझोगे तब तक एग्जामिनेशन में आप अच्छा नहीं कर पाओगे। दक्कन शब्द पर मैंने व्याख्या दी थी पिछली बार। आप लोगों को क्या मिला नहीं मिला, लेकिन हम तो ये बैठ करके सोचेंगे ना कि मैंने क्या किया पिछले 9 महीने का, अपने जिंदगी के खूबसूरत 11 महीने। बहुत खून जला। अब तो हम भी ये सोचेंगे ना मुझे क्या मिला, यश मिला या यश मिला, आपका आशीर्वाद मिला, आपका प्रेम मिला, क्या मिला मुझे, धन संपत्ति मिला, कितने के हम कितने रिच हो गए। बैठकर अपने जीवन में व्याख्या करनी पड़ेगी ना। आरोप तो लोगों ने ठोक ही दिया। कोई बात नहीं है, छोड़ो ये सब बात, पढ़ो। दक्कन प्रदेश क्या है, दक्कन ट्रैप क्या है, दक्कन पठार क्या है। पॉजिटिव भी देखते रहते हैं, इसीलिए तो इतनी ऊर्जा के साथ क्लास ले रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है। कोटा में रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। चलो ओके, आप लिखो पहले दक्कन प्रदेश क्या है। तो लिखिए, नर्मदा से दक्षिण, नर्मदा से दक्षिण दक्कन प्रदेश कहलाता है। जो एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्रदेश है। सांस्कृतिक ऐतिहासिक प्रदेश है। दूसरा, दक्कन ट्रैप का अर्थ है वह भूभाग जहां पर दक्कन लावा, दक्कन बैसाल्टिक लावा, फ्लड बैसाल्ट,
का विस्तार प्राप्त होता है, का विस्तार प्राप्त होता है। यह 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 15 डिग्री नॉर्थ एवं 73.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य का भाग है। के मध्य का भाग है। ट्रैप का अर्थ है, ट्रैप का अर्थ है लावा के संस्तर, लावा के संस्तर जो अपर्दन होने के कारण, जो नदियों के द्वारा अपर्दित होने के कारण सीढ़ी नुमा संरचना से युक्त पहाड़ी अथवा उच्च भूमि का निर्माण करते हैं। जो महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र के पठार पर नदी घाटियों के मध्य नदी घाटियों के मध्य दृश्य हैं। नदी घाटियों के मध्य दृश्य हैं।
फिर लिखो, महाराष्ट्र के पठार पर, पता नहीं क्या भूल गए, लॉस्ट, आई गॉट लॉस्ट, सॉरी। लिखो, महाराष्ट्र के पठार पर इन्हें महाराष्ट्र के पठार पर इन्हें क्रमशः सतमला हिल्स, सातमाला, अजंता हिल्स, सातमाला, अजंता, निर्मल, बालाघाट, हरिश्चंद्र जैसे नाम से जाना जाता है, जैसे नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, दक्कन ट्रैप, मालवा, विंध्य, सतपुरा, नर्मदा तापी बेसिन, काठियावाड़ या सौराष्ट्र लिख लो, सौराष्ट्र, एवं महाराष्ट्र में फैला हुआ है। एवं महाराष्ट्र में फैला हुआ है। लिखो आगे, उत्पत्ति कैसे हुआ, थोड़ा सा उत्पत्ति पे भी। उत्पत्ति पे लिखो, जब भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर संचरित था, तब यह रीयूनियन, तब यह रीयूनियन हॉटस्पॉट ज्वालामुखी के ऊपर से, हॉटस्पॉट ज्वालामुखी के ऊपर से निकला, जिससे प्रायद्वीप पर या जिससे इस क्षेत्र में दरारी ज्वालामुखी एवं फ्लड लावा बैसाल्ट, हिंदी में देवनागरी में भी लिख सकते हो फ्लड, फ्लड, हाफ फ्लड,
फ्लड लावा बैसाल्ट, उद्भेदित हुआ, फ्लड लावा बैसाल्ट उद्भेदित हुआ, जिससे दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रीटैसियस यानी 120 मिलियन वर्ष पूर्व से मायोसीन यानी 25 मिलियन वर्ष पूर्व के मध्य 25 मिलियन वर्ष पूर्व के मध्य हुआ है। के मध्य हुआ है। अगर आपको हम दिखाना चाहें इस डायग्राम में, तो जो दक्कन ट्रैप है और जो लावा है वो कुछ इस तरह से और नीचे तक इस तरह से फैला हुआ है। ये देखो तुम्हारा डेक्कन ट्रैप है, ऐसे है ये डेक्कन ट्रैप है। लिखो इस बैसाल्ट में टाइटेनीफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड्स, टाइटेनीफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण यहां काली मृदा का विकास हुआ। ये पूरा ही काली मृदा का बेल्ट है। इसे रेगुर कहते हैं, जो तेलुगु भाषा के शब्द रेगुड़ा से बना है। यहां जो मिट्टी है उसको रेगुर कहते हैं। काली मिट्टी है, क्यों है ऐसा आपको पता है। तथा इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यही भारत का काली कपासी मिट्टी है।
टाइटेनिफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड्स, टाइटेनिफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड्स, काली मृदा, है ना। तो ये दक्कन ट्रैप पे आएगा तो आपको यही लिखना है। दक्कन ट्रैप पे अलग से प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। अब लिखो दक्कन पठार। दक्कन पठार क्या है? दक्कन पठार क्या है? लिखो सतपुरा से दक्षिण एवं पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के मध्य पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के मध्य का पठार दक्कन पठार है। इसकी उत्तरी सीमा तापी नदी है तथा इसके अंतर्गत पहला महाराष्ट्र का पठार, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर, तो दक्कन के पठार के वर्णन में जो पठार सम्मिलित होंगे उनमें पहला है महाराष्ट्र का पठार। औसत ऊंचाई है 600 से 900 मीटर का औसत ऊंचाई है। काली मृदा है, अभी आपको पढ़ाया, रेगुर सॉइल है, और वर्षा यहां पर 60 सेंटीमीटर तक होती है। 60 सेंटीमीटर वर्षा है। कृषि में देखोगे तो ज्वार और कॉटन ये प्रसिद्ध है। इसका उत्तरी भाग कहलाता है खानदेश। अगर इस तरह से अगर महाराष्ट्र को ले लिया जाए तो महाराष्ट्र का जो उत्तरी भाग है ये है खानदेश, ये है विदर्भ, ये है कोंकण और ये है मराठवाड़ा। जनरली 4 डिवीजन करते हैं महाराष्ट्र का। खानदेश जो है ना, ये तापी और पूर्णा के बीच का भाग है। ज्योग्राफी तो सांस्कृतिक भूगोल भी होता है, तो अगर हम लोग महाराष्ट्र पठार का सांस्कृतिक डिवीजन करेंगे तो कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ, खानदेश, इस तरह से बनेगा। ये थोड़ा ये ऐसे आएगा। इधर विदर्भ का पठार है।
ओके। फिर महाराष्ट्र के बाद दूसरा है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार का दो भाग है, मलनाड और मैदान, दो भाग है। मलनाड क्या है? ये पर्वतीय भाग है। और मैदान क्या है? पठारी भाग है। तो जो पर्वतीय भाग है इसकी ऊंचाई 900 से 1800 मीटर तक प्राप्त होती है। ये मलनाड का क्षेत्र है और ये कॉफी कहवा के लिए है। ये तो 600 मीटर ऊंचाई है इसका और ये है सिल्क उत्पादन के लिए ये ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां पर मिलेगा लैटेराइट मिट्टी। इधर लैटेराइट है, इधर है लाल मृदा, लाल मिट्टी है मैदान क्षेत्र में। यहां पे मलनाड के क्षेत्र में चावल की खेती भी होती है। यहां जाओगे तो रागी की खेती होती है, क्योंकि यहां वर्षा 100 से 150 है और मैदान क्षेत्र में जाओगे तो वर्षा यहां पर 60 सेंटीमीटर है। तो ये है हमारा कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार का दो डिवीजन किया मैंने। ओके, अब आइए आप तीसरे नंबर पे। तीसरा पठार क्या है? तो तीसरा है हमारा तेलंगाना और एक है रायलसीमा। रायलसीमा में 4 डिस्ट्रिक्ट्स है, करनूल, कड़पा, अनंतपुर और एक और कौन है? बताओ, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। तेलंगाना तो पूरा एक राज्य ही हो गया। तो तेलंगाना के साउथ ईस्ट में रायलसीमा है। जो रायलसीमा है ना, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और तेलंगाना का पठार तो एक राज्य है, स्वयं एक राज्य बन चुका है ना ये तेलंगाना का पठार। करनूल, कड़पा, अनंतपुर और कुर्ग, नहीं कुर्ग नहीं, नेल्लूर 4 डिस्ट्रिक्ट है। अब तेलंगाना में आओ तो तेलंगाना में लाल मृदा है, लेकिन यहां के नदी घाटी में, याद रखना है, नदी घाटी में काली मृदा है। जो नदियां महाराष्ट्र के पठार से दक्कन ट्रैप से ला रही हैं, तो नदी घाटी में काली मृदा है।
तेलंगाना में सिंगरेनी कोयला है। सिंगरेनी ऊपर वाले भाग में सिंगरेनी कोयला है। यहां वर्षा तेलंगाना में 40 से 60 सेंटीमीटर तक होता है। और ये एक प्रकार का, ये जो तेलंगाना है ये एक प्रकार का संप्राय मैदान है। संप्राय मैदान है और इसकी संरचना है ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट एवं निस की संरचना है। यहां कोई काली मृदा वर्दा नहीं है। और जो रायलसीमा है, यहां पर जो चट्टानें मिलती हैं ये है कडपा सिस्टम की। और रायलसीमा में लौह अयस्क मिलता है। तो कडपा में कौन सा लौह अयस्क मिलता है मुझे लिख करके भेजो। हमारी मेड मोहतरमा इतनी लेट आ रही हैं। ये लीजिए। सीडेराइट लिमोनाइट बिल्कुल सही उत्तर। शफीक का उत्तर बिल्कुल सही। सौरभ का, काजल का, सुभाष का, वेरी गुड। कुछ लोग तो पढ़ रहा है। ओके तो ये हमारा दक्कन का पठार हो गया। अब आप आइए, तेलंगाना रायलसीमा हो गया। अब इसके बाद आइए, तमिलनाडु का पठार हम नहीं पढ़ाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं है। तमिलनाडु का पठार ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन चलो पढ़ा देते हैं, लिखवा दिया था तो, नहीं तो तुम में से कुछ लोग इस पे भी ना नाराज हो जाए। तो तमिलनाडु के पठार पर वर्षा है 80 सेंटीमीटर, है ना। और ये कावेरी के दक्षिण में है। कावेरी के दक्षिण में है ये। और यहां पर लाल मृदा है, लाल मृदा है। और कहीं कहीं जो पुराने झील थे वहां पर मिश्रित रेड एंड ब्लैक सॉइल भी मिलता है। कहीं कहीं पे तुमको रेड एंड ब्लैक सॉइल भी मिलेगा।
मुख्य रूप से ये क्षेत्र है गन्ना, कपास और चावल का। समझ गए? यहां पर आर्केयन निश्चट्टाने प्राप्त होती हैं इस पठार पर। आर्केयन निश्चट्टाने तमिलनाडु के पठार पर प्राप्त होती है। तो ये था हमारा दक्कन का पठार का संपूर्ण वर्णन। अब आइए, और रीजन 5 तो हो गया, अब इसमें 2 और ऐड करेंगे। एक तो है ये 6 पश्चिमी घाट, छठा है पश्चिमी घाट, और एक ये है 7वां पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, आइए देखते हैं पश्चिमी घाट। ग्रेनाइट का चट्टान ज्वालामुखी के उद्गार से बनता है। अब इतना भूगर्भ शास्त्र में क्यों जा रहे हो? ऑप्शनल में पढ़ सकते हो ग्रेनाइट कैसे बना। अब मान लो हम बता दें ग्रेनाइट बनता है पेरिडोटाइट से, तो तुम्हारा तो और भी मन भटकेगा ना। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ओके। आ जाइए पश्चिमी घाट पे। एक तरफ पश्चिमी घाट, एक तरफ पूर्वी घाट। अब इसकी तुलना कर लेते हैं। पहला तुलना, ये है ब्लॉक पर्वत, ये ब्लॉक पर्वत है। पश्चिमी तट कगार नुमा है, ऐसे है ये, इस तरह से पश्चिमी तट इसका कगार नुमा है। ये है पुरातन वलित पर्वत, जो लगभग 1.9 बिलियन वर्ष पहले बना। समझ गए? इसकी औसत ऊंचाई है 1600 से 2400 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। यहां पहला होगा, लेकिन इसकी जो औसत ऊंचाई आएगी वो आएगी 300 से 900 मीटर तक। तीसरा, ये बना हुआ है ग्रेनाइटिक निस का, और यहां पर एक चट्टान है जिसको हम लोग चर्नोकाइट कहते हैं। अब चर्नोकाइट पूछना मत क्या है। इधर है, ये बना हुआ है खोंडेलाइट का। तो दोनों के चट्टानों में भी अंतर है।
हालांकि जीएस में जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि दे दिया जाए। फिर ये चौथा कंपैरिजन होगा कि इसमें यहां वर्षा 100 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है पश्चिमी घाट पे, और यहां पर आएंगे तो वर्षा कम है, 80 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस पर्वत में निरंतरता है, निरंतरता है, लेकिन ये जो है ये गोलीय पहाड़ियों की तरह, गोलीय पहाड़ियों, विलगित मतलब आइसोलेटेड पहाड़ियों की तरह है, गोलीय विलगित पहाड़ियों की तरह है ये। छठा है, यहां पर आर्द्र वनस्पति है, आर्द्र वनस्पति है, और इधर जाएंगे तो इधर शुष्क वनस्पति है। वनस्पति के स्वरूप का भी अंतर है। इसके बाद सातवां तुलना, इधर लैटेराइट मृदा है, इधर जाएंगे तो रेड सॉइल है। अंतर है सॉइल में भी। आठवां अंतर, इधर रोपण कृषि है, जैसे कॉफी, टी, कैश्यू मतलब काजू, मैंगोज, मैंगो, इस तरह का फार्मिंग है, स्ट्रॉबेरी। इधर जाओगे तो चावल कृषि, या तो चावल कृषि प्रणालियां जहां तहां इसके ढाल पर विकसित हो गई हैं, या मिलेट्स, या मिलेट्स, मिलेट्स यानी मोटा अनाज, मोटा अनाज के लिए जाना जाता है। तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में क्या अंतर है, ये आपको पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स ऐड कर देते हैं। इसमें है कि ये पता नहीं नदियों का स्रोत है। कौन है? ठीक। तो ये विभिन्न नदियों का स्रोत है, और पूर्वी घाट से नदियां नहीं निकलती है, नदियों का स्रोत नहीं है, यानी यह एक जल विभाजक का कार्य करता है, और ये जल विभाजक नहीं है। वनस्पति का ट्रिक क्या है आने वाले क्लास में समझ में आएगा, अभी चिंता नहीं करो। हाँ रुचि, आपका भी आंसर आया था, नाम नहीं पढ़ पाए।
चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। आपका ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा क्लास नहीं बचा हुआ है, कुछ वीडियो क्लास दे देंगे और कुछ लाइव क्लास कर लेंगे। इसलिए कुछ लोग अब प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं कि ज्योग्राफी कब तक चलेगा, कब तक चलेगा।